नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं सीबीएसई के साइट से एक प्रश्न पत्र लिया है और उस प्रश्न पत्र को आपके सामने लेकर आया हूं और मैं सभी प्रश्नों के उत्तर बताते हुए इसे हल करने की मैंने कोशिश की है। हालांकि उत्तर वहां पे दिया हुआ था, उसे मिलान करते हुए वो कोशिश की है। ऐसा इसलिए किया जिससे कि अब 21 तारीख को आप अंतिम तैयारी के लिए अपने आप को परख सकें, जांच कर सकें। और कैसे आप जानते हैं, पहले भी मैंने बताया है, आज मैं फिर संक्षेप में बता देता हूं कि प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे, खंड अ और खंड ब। कुल 19 प्रश्न या 18 प्रश्न के आसपास होंगे। पहला 2 प्रश्न, पहला और दूसरा जो है अपठित गद्यांश होगा। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 5-5 अंक के। दूसरा जो है तीसरा प्रश्न पदबंध से होगा। 5 इसमें प्रश्न होंगे जिसमें से 4 आपको करने हैं, 4 बहुविकल्पीय प्रश्न करने हैं। उसके बाद समास से होगा, समास से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से कोई भी 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। और फिर उसके बाद वाक्य है, रचना के आधार पर वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य जो है वह 3 तरह के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र। इससे संबंधित प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो आपको उत्तर देने हैं। अब 4 इसमें भी देने हैं। उसके बाद मुहावरे, मुहावरे पाठ्य पुस्तक से संबंधित होंगे, पाठ्य पुस्तक से ही मुहावरे लिए हुए होंगे। ये 6 मुहावरे होंगे और इन 6 मुहावरों को में से कोई भी 4 मुहावरों के उत्तर आपको देने हैं। 4 इसलिए ये कुल मिला के जाकर हो जाता है 4 चौक 16 अंक के व्याकरण है। उसके बाद पठित गद्यांश, पठित गद्यांश से पहले पद्यांश होगा। पद्यांश से 5 प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे अन्य अन्य कविताओं से। तो कुल मिला के 7 अंक के हो जाएंगे कविता वाले भाग से प्रश्न। और उसके बाद गद्यांश से 5 प्रश्न होंगे और 2 प्रश्न बहुविकल्पीय जो होंगे वे अलग अलग पाठ से होंगे। तो ये भी 7 गद्य से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे। इस तरह से कुल 40 प्रश्न होंगे और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। ये मैंने बताया है आपको, फिर से इसलिए बता रहा हूं कि मैं एक प्रश्न पत्र पूरा का पूरा आपको बताने जा रहा हूं, करवाने जा रहा हूं। तो ये दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न होंगे, उनमें से कोई भी 2 प्रश्न देने हैं, 60 शब्दों में देने हैं उत्तर। ये गद्य भाग से। फिर पद्य भाग से 3 प्रश्न होंगे, उनमें से कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं 60 शब्दों में, 60 शब्दों में। उसके बाद फिर संचयन से 3 प्रश्न होंगे, वे भी लगभग 60 शब्दों में उत्तर देने हैं और ये कोई भी 2। उसके बाद अनुच्छेद होगा, 3 अनुच्छेद दिए होंगे, उनमें से कोई भी 1 अनुच्छेद करना होगा। सब में संकेत बिंदु होंगे। फिर उसी तरह से औपचारिक पत्र, 2 औपचारिक पत्र पूछे जाएंगे, उनमें से किसी एक औपचारिक पत्र आपको लिखना है, एक लिखना है। कैसे लिखना है? फॉर्मेट देखिए। औपचारिक, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, उसके बाद दिनांक, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, उसके बाद विषय, उसके बाद विषय के बाद महोदय, महोदय या महोदया, उसके बाद नीचे सविनय निवेदन या कुछ अन्य तरीके से। उसके बाद 2 पैराग्राफ में करेंगे, एक कंक्लूजन वाला, प्रारंभ वाला, फिर कंक्लूजन वाला, उसके बाद धन्यवाद, उसके बाद भवदीय क ख ग। इस तरह से आपको फॉर्मेट पूरा हमने बता दिया है। अगला क्या है? अगला जो होगा सूचना लेखन। सूचना लेखन 4 अंक के होंगे। सूचना लेखन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद संस्था का नाम, उसके बाद सूचना लेखन, लेफ्ट साइड में आप दिनांक देंगे। उसके बाद आपको सूचित किया जाता है कि, या आप सभी को सूचित किया जाता है कि सूचित किया जाता है, किसी भी तरह से शुरुआत दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे आप देंगे, पूरा बॉडी भाग आप करेंगे, जो विषय वस्तु दिया हुआ है उसकी सूचना तैयार करेंगे। और उसके बाद जो है, अच्छा एक बात और रह गया दिनांक के बाद विषय देंगे। उसके बाद फिर आपको सूचित किया जाता है या सूचित किया जाता है, इस तरह से करना है। उसके बाद देना है हस्ताक्षर, फिर नाम और पद। बॉक्स में तो कर ही रहे हैं, ये सूचना लेखन। उसके बाद विज्ञापन, विज्ञापन भी बॉक्स में बनाएंगे। सबसे पहले संस्था का नाम दीजिए, फिर विज्ञापन से संबंधित बातें दीजिए, कुछ पंचिंग लाइन दीजिए, उसमें जगह दीजिए,
पता, एड्रेस कहाँ पर मिलेगा। बबल्स में दीजिए कुछ धमाकेदार सेल या इस तरह से कुछ अगर हो तो उसमें दीजिए, कुछ उसके पंचिंग वाक्य दीजिए, इससे विज्ञापन बन जाएगा। अगला फिर क्या होगा, विज्ञापन के बाद मेल और या ऑब्लिक करके, मेल अब लिख सकते हैं या लघु कथा लिख सकते हैं। तो मेल के लिए क्या है, मेल सबसे पहले आप जो देंगे टू वाला, जो जिसे आप भेज रहे हैं मेल एड्रेस, उसके बाद सीसी, उसके बाद बीसी, उसके बाद विषय, उसके बाद महोदय करके आप शुरू करेंगे और अंत में भवदिया देकर कखग अपना दे देंगे। ये मेल का एड्रेस हुआ। लघु कथा आप जानते हैं उसमें जो दिया होगा, संकेत बिंदु दिए होंगे, उसमें भी उसके आधार पे आप कर सकते हैं। तो ये इस तरह से पूरे के पूरे मैं 80 नंबर का प्रश्न लेकर आया हूं, उसके उत्तर सहित लेकर आया हूं। मैंने अभी कुछ बताने की कोशिश की है, तो आइए सबसे पहले प्रश्न पत्र को देखते हैं। और हाँ, एक बात मैं बता देता हूं, ये प्रश्न पत्र मैंने सीबीएसई के साइट से लिया है। प्रतिदर्श आदर्श प्रश्न पत्र उसको कह सकते हैं। इस तरह से मैं लेकर आया हूं और आशा है कि वो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पत्र देखते हैं। आइए प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 1 सॉल्व करने जा रहे हैं और इसमें जो प्रश्न है, सबसे पहले हम अपठित गद्यांश करते हैं। दोनों अपठित गद्यांश करेंगे और इससे 5-5 अंक के यानी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 अंक के प्रश्न होंगे। विद्या जमा अर्थी, अर्थात विद्या के हेतु जिसका जन्म हो वो है विद्यार्थी, लेकिन नित्य बढ़ती अनुशासनहीनता के कारण आजकल के विद्यार्थियों में उसका अर्थ बदल दिया है। वो इस प्रकार है, जो विद्या की अर्थी निकाल दे वही विद्यार्थी है। विद्यार्थियों में बढ़ती अनुशासनहीनता के कारणों में संभवतः सर्वाधिक मुख्य कारण यह भी है कि प्रायः विद्यार्थी अनुशासन के लाभों से अपरिचित होते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं होता कि अनुशासन से जीवन सुखी एवं शांत बन जाता है। अनुशासनहीनता का दूसरा कारण यह भी है कि आज की शिक्षा प्रणाली में आचरण को केवल व्यक्तिगत विषय समझ लिया गया है। विद्यार्थी को आचरण संबंधी शिक्षा नहीं दी जाती है तथा पुस्तकीय ज्ञान को ही सब कुछ मान लिया जाता है। फलतः विद्यार्थी की चंचल मानसिक प्रवृत्ति निरंतर उदंडता की ओर उन्मुख होती चली जाती है। अतः यह आवश्यक है कि हम अपनी शिक्षा पद्धति में सुधार करें तथा आचार शास्त्र को ही आरंभिक कक्षाओं में अनिवार्य रूप से तथा उच्च कक्षाओं में वैकल्पिक विषय के रूप में उसे स्थान दें। इसके साथ ही हमें विद्यार्थियों को यह बताना चाहिए कि अनुशासन किस प्रकार से उनके भावी जीवन के विकास में सहायक बन सकता है। हमें विद्यार्थियों को इस बात की शिक्षा देनी चाहिए कि अनुशासन के माध्यम से मन पर नियंत्रण करने की कला भी आती हैं। मन को अपने वश में रखने की कला भी आती है। मन को अपने वश में रखने की कला सीख लेने से यह लाभ होता है कि जीवन में प्रगति के पथ पर बढ़ते समय केवल कोई रुकावट नहीं आती। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन पर शासन करने की कला में प्रवीण नहीं हो पाते, उन्हें सदैव पर मुखापेक्षी रहना पड़ता है। प्रश्न है, विद्यार्थियों में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है। क, खेल में अत्यधिक रुचि होना। ख, अनुशासन के लाभों से परिचित न होना। ग, मन का अत्यधिक चंचल होना। घ, परिपक्वता का अभाव होना। तो उत्तर क्या है? उत्तर है अनुशासन के लाभों से परिचित न होना। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को अनुशासन के लाभों से परिचित कराना आवश्यक है, क्योंकि इससे उनका जीवन सुखी एवं शांत बनता है। वे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। इससे उन्हें अनुशासन का महत्व ज्ञात होता है। वे आदर्श विद्यार्थी बन जाते हैं। तो उत्तर है, इससे उनका जीवन सुखी एवं शांत बनता है। अनुशासनहीनता का दूसरा कारण है
अच्छी पुस्तकों का अभाव, अच्छे शिक्षकों की कमी, शिक्षा प्रणाली में आचरण की शिक्षा का अभाव, शिक्षण साधनों का अभाव। तो उत्तर क्या होगा? शिक्षा प्रणाली में आचरण की शिक्षा का अभाव। अगला प्रश्न है कि मन को वश में रखने की कला सीखने का क्या कारण है? तो क, जीवन में प्रगति पथ पर निर्बाध हो जाना, कार्यकुशलता का विकास होता है, शिक्षा प्रणाली में आचरण की शिक्षा का अभाव, शिक्षण साधनों का अभाव। तो क्या उत्तर होगा? उत्तर है जीवन में प्रगति पथ निर्बाध हो जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प को चुनकर लिखिए। कारण ए, कथन ए, विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण आज की शिक्षा प्रणाली में आचरण को केवल व्यक्तिगत विषय समझ लिया जाता है। कारण, विद्यार्थियों को आचरण संबंधी शिक्षा नहीं दी जाती तथा पुस्तकीय ज्ञान को ही सब कुछ मान लिया जाता है। तो उत्तर क्या है? कर है कि कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत हैं। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। तो और घ है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। उत्तर है घ। घ यानी कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला गद्यांश देखिए, मैं जल्दी से पढ़कर सुनाता हूं, इसको स्पीड से सुनाऊंगा क्योंकि जिससे कि समय की बचत हो सके। कोई भी बाधा प्रतिभा को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। इसके आगे सारी समस्याएं बौनी हैं, लेकिन समस्या एक प्रतिभा को खुद दूसरी प्रतिभा से होती है। बहुमुखी प्रतिभा का होना अपने भीतर एक प्रतिभा के बजाय दूसरी प्रतिभा को खड़ा करना है। इससे हमारा नुकसान होता है। कितना और कैसे? एक मनोवैज्ञानिक कहती है कि बहुमुखी होना आसान है बजाय एक खास विज्ञान विषय के विशेषज्ञ होने की तुलना में। बहुमुखी लोग स्पर्धा से घबराते हैं। कई विषयों पर उनकी पकड़ इसलिए होती है कि वे एक स्पर्धा होने पर दूसरे की ओर भागते हैं। वे आलोचना से भी डरते हैं और अपने काम में तारीफ सुनना चाहते हैं। बहुमुखी लोगों में सबसे महान माने जाने वाले माइकल एंजेलो से लेकर अपने यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे कई लोग, लेकिन आज ऐसे लोगों की पूछ परख कम होती है। ऐसे लोग प्रतिभाशाली आज भी माने जाते हैं, लेकिन असफल होने की आशंका उनके लिए अधिक होती है। आज वे लोग विंची सिंड्रोम से पीड़ित माने जाते हैं, जिनकी पकड़ 2, 3 या इससे ज़्यादा क्षेत्रों में हो, लेकिन हर क्षेत्र में उनसे बेहतर उम्मीदवार मौजूद हों। बहुमुखी प्रतिभा वाले लोगों के भीतर कई कामों को साकार करने की इच्छा बहुत तीव्र होती है। उनकी उत्सुकता उन्हें एक से दूसरे क्षेत्र में हाथ आजमाने को बाध्य करती है। समस्या तो होती है जब यह हाथ आजमाना दखल करने जैसा हो जाता है। वे न इधर के रह जाते हैं न उधर के। प्रबंधन की दुनिया में एक के साधे सब साधे, सब साधे सब जाए का मंत्र ही शुरू से प्रभावी है। यहाँ उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता जो सारे अंडे एक टोकरी में न रखने की बात करता है। हम दूसरे क्षेत्रों में हाथ आजमा सकते हैं, पर एक क्षेत्र के महारथी होने में ब्रेकर की भूमिका न अदा करें। क्या है प्रश्न? गद्यांश के अनुसार सारी समस्याएं बौनी हैं। क्यों? क्योंकि धन के आगे, बल के आगे, प्रतिभा के आगे, साधन के आगे। तो उत्तर है प्रतिभा के आगे। अगला प्रश्न है बहुमुखी प्रतिभा क्या है? बहुत से मुख वाली प्रतिभा, बोलने वाली प्रतिभा, अनेक मुखों से प्रतिभा का बखान करना, अपने भीतर अनेक प्रतिभाएं खड़ी करना। तो उत्तर है अपने भीतर अनेक प्रतिभाएं खड़ी करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिभा के आगे सारी समस्याएं बौनी होती हैं। दूसरा, बहुमुखी लोग स्पर्धा से घबराते हैं। तीसरा, बहुमुखी प्रतिभा के धनी लोग अपने कामों की आलोचना सुनना पसंद करते हैं। तो उत्तर क्या है? केवल केवल 1, केवल 2, केवल 3 और घ है
एक और दो। तो उत्तर है घ, एक और दो। अगला प्रश्न है, बहुमुखी प्रतिभा वालों में किसे महान माना गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर को, न्यूटन को, माइकल एंजेलो को, गांधी जी को? तो प्रश्न उत्तर है माइकल एंजेलो को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन ए, प्रबंधन के क्षेत्र में बहुमुखी प्रतिभा वाले लोगों की आवश्यकता होती है। कारण आर, एक प्रतिभा को दूसरी प्रतिभा से हमेशा समस्या होती है। कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत हैं। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। उत्तर है ग, कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है तीसरा, व्याकरण से संबंधित प्रश्न लेकर अब मैं चल रहा हूं। अपठित गद्यांश से संबंधित मैं यहां पर खत्म हो गया। आगे मैं एक कोशिश करूंगा और अपठित गद्यांश करवा दूं, लेकिन अब मैं व्याकरण करवाने जा रहा हूं। क्या है व्याकरण? विचार मग्न निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होंगे, यहां पर 4 प्रश्नों के उत्तर हैं। क्या है? विचार मग्न तारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। इस वाक्य में विशेषण पदबंध है। क्या? अंतिम रंग बिरंगी, विचार मग्न तारा, निहारने लगा बालू पर बैठकर। तो अंतिम रंग बिरंगी ये इसका उत्तर है। वे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। वाक्य में रेखांकित पद है कौन सा? क्रियापद बंध है। क्या है? क्रियापद बंध। ऐसी घटना, एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। रेखांकित पदबंध का भेद है। क्या है? संज्ञा पदबंध है। सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज। क्यों सही है? शेख अयाज संज्ञा है और वही शीर्ष पद है, इसलिए यह सही है। अगला प्रश्न है, आप देखिए अगला प्रश्न, क्रियापदबंध का उदाहरण छांटिए। क्या भाई साहब? नहीं। उसके चरित्र से तुमने? नहीं। ताके जा रहा है, ये सही है, ये सही। क्रिया क्यों? ताके जा रहा है, ये क्रिया पदबंध है। अगला क्योंकि चलने फिरने के काबिल ये भी नहीं है, तो उत्तर है ताके जा रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न, भाई साहब स्वभाव से बड़े संवेदनशील थे, रेखांकित पद का भेद बताइए। अध्ययनशील थे, तो क्या होगा? अध्ययनशील, बड़े अध्ययनशील, विशेषण पदबंध है। अगला प्रश्न में मैं वाक्य रचना के आधार पर वाक्य से लेकर आया हूं, और मैं सफल हुआ और कक्षा में प्रथम स्थान पर आया। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। क्या होगा? मैं सफल होकर कक्षा में प्रथम स्थान पर आया। मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य में और सरल वाक्य में। देखिए सरल वाक्य जैसे मैं सफल होकर कक्षा में प्रथम आया, और या उसी तरह से मैं नहाकर खाना खाऊंगा, या मैं नहाकर पढ़ने बैठ जाऊंगा, मैं खाना खाकर खेलने जाऊंगा। इस तरह के सरल वाक्य हैं। और, तथा, एवं, परंतु, लेकिन, फिर भी अगर लगे हों तो वह संयुक्त वाक्य है। और जब, तब, ज्यों, त्यों, जो, सो, जिससे, जिनमें, जिनसे और क में छोटी की मात्रा की हो तो वह मिश्र वाक्य होता है। अगला प्रश्न चलते हैं। लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। वाक्य का भेद है। कौन सा? टोलियां बनाकर, सरल वाक्य है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कॉलम A1 और कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। ततारा की आंखों में व्याकुलता थी और वे वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। सरल वाक्य। ततारा की व्याकुल आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। संयुक्त वाक्य। ततारा की आंखें व्याकुल थी क्योंकि वे वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। मिश्र वाक्य। तो क्या है विकल्प? क्या है विकल्प? है 1, 3, 1। ये देखिए विकल्प ये दिया हुआ है, और उत्तर क्या होगा? उत्तर ग है। पहला दूसरा, दूसरा पहला, तीसरा तीसरा, यानी
ये इस तरह से उत्तर है पहला का दूसरा। पहला क्या है, ततारा की आंखों में व्याकुलता थी और है बच्चे, इसलिए ध्यान दीजिए ये संयुक्त वाक्य है। ततारा की व्याकुल आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। ये सरल वाक्य है, इसमें कोई योजक शब्द नहीं है। और ततारा की आंखें व्याकुल थी क्योंकि वे वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। ये मिश्र वाक्य है, तो ये क्लियर हो गया। यहां पर अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य है कौन सा? ख, हम स्टेशन पहुंचे और गाड़ी चल दी। और के कारण यह संयुक्त वाक्य है। अगला है मोनूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। क्या होगा यहां पर? और के कारण संयुक्त वाक्य है। स्वतंत्रता क्या है? मोनूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमने यहां पर जो है वह समास से लिया हुआ है। क्या कह रहा है? हवन सामग्री में समस्त पद है। हवन के लिए सामग्री होता है, कौन सा होगा? तत्पुरुष समास है, ठीक है। उसके बाद भयभीत, भयभीत में भय से भीत, कौन सा समास है? समास विग्रह क्या होगा? भय से भीत, ठीक। उसके बाद ये भी तत्पुरुष समास है। अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राजा रानी, द्विगु, गजानन, बहुब्री, स्त्री रत्न, कर्मधारय, मुख्यमंत्री, अव्ययी भाव समास। क्या होगा उत्तर? घ क्या है? दूसरा, घ दूसरा और तीसरा। दूसरा सही है, गजानन बहुब्री समास बिल्कुल सही है। तीसरा है स्त्री रत्न कर्मधारय समान, ये भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर है घ। अकाल पीड़ित शब्द के लिए सही समास विग्रह और समास का चयन कीजिए। क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा, देखिए मैं यहां आपको लेकर आ रहा हूं, उत्तर है अकाल से पीड़ित तत्पुरुष समास। अगला है जेब कतरा का समास विग्रह एवं भेद होगा। क्या होगा? जेब को काटने वाला, अर्थात तत्पुरुष समास है ये, यही उत्तर सही है। अगला प्रश्न मुहावरे से है। मुहावरे में 6 विकल्प होंगे, उनमें से कोई भी 4 आपको करने हैं। लगभग ये सारे पाठ के अंदर से आते हैं। ध्यान दीजिए, पाठ के ही मुहावरे पढ़िएगा। बड़े भाई साहब हों, ततारा वामिरों हों या दूसरे हों, झेन की देन या जितने भी पाठ हैं, सबसे मुहावरे आ सकते हैं। मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। बाट जोहना, राह देखना, गांठ बांध लेना, खतरा उठाना, हंसी खेल हंसते रहना, सुध बुध खोना, मदद करना। उत्तर कौन सा सही है? का सही है। बाट जोहना यानी राह देखना, लांछन लगाना अर्थ के लिए उचित मुहावरा है। काम तमाम करना, 4 चांद लगाना, कीचड़ उछालना, आड़े हाथों लेना। तो कीचड़ उछालना यानी बेइज्जती करना, लांछन लगाना वही है। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है गणित का गृह कार्य करना मुझे डैश जैसा प्रतीत होता है। क्या होगा? लोहे के चने चबाने जैसा प्रतीत होता है, ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मालिक ने नौकर को चोरी करते डैश लिया। क्या होगा? पूर्ति कीजिए, किससे? मुहावरे से, रंगे हाथों पकड़ लिया, ये उत्तर होगा। रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त करना उचित रहेगा? संतों की बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। कलेजे से लगाना, उंगली पर नचाना, गांठ बांध लेना, अंक में समेटना। तो गांठ बांधना कहते हैं ना, गांठ बांध लो, मेरी बात का गांठ बांध लो। अब ये आमतौर पर बातचीत के लिए, कभी कभी आपकी माँ या आपके पापा डांटते होंगे, नहीं माँ ही डांटती होंगी जब, तो कहती है ना माँ कि देखो मैं आज आपको चेतावनी दे रही हूँ या मैं आप समझा रही हूँ, मैं इसे तुम गांठ बांध लो, आज के बाद से अगर तुमने ये गलती की, ये गांठ बांधना, ये मुहावरा है, हमेशा याद रखना। तो अगला प्रश्न जो है, अंधे के हाथ बटेर लगना, क्या अर्थ है? अच्छा समय, अच्छी वस्तु प्राप्त होना, भाग्यवश अच्छी वस्तु प्राप्त होना, अंधे व्यक्ति को बटेर प्राप्त होना। भाग्यवश
भाग्यवश अच्छी अच्छी वस्तु प्राप्त होना, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो है ये भी बहुविकल्पीय पद्यांश के आधार पर है। अगला मैं करवाने जा रहा हूं, इसमें 5 प्रश्न होंगे। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चराबे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी, सावरिया रा दर्शन पास्यू, पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घणो अधीरा। अब क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न है मीरा कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रही है? उत्तर है ख। मैं ऑप्शंस नहीं बोल रहा हूं, ऑप्शंस आप खुद देखना। सेविका के रूप में स्वीकार करने के लिए कह रही है। अगला प्रश्न है कृष्ण की सेविका बनकर मीरा क्या करना चाहती है? उत्तर है बाग सजाना चाहती है, दर्शन करना चाहती है, गीत गाना चाहती है, बाग लगाना चाहती है। सजाना यहां गलत है। मीरा वृंदावन की गलियों में क्या कृष्ण का गुणगान करना चाहती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। कृष्ण की भाव भक्ति में डूबना किसके समान है? सुख और वैभव के समान है। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मीरा श्याम को नौकर बनाना चाहती है, मीरा श्री कृष्ण की सेविका बनकर रहना चाहती है, मीरा प्रतिदिन प्रातः उठकर श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। चौथा, श्री कृष्ण के गले में वैजंती माला सुशोभित है और श्री कृष्ण वृंदावन में खेती का कार्य करते हैं। तो उत्तर कौन सा सही है? घ। घ क्या है? घ में दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा क्या है? मीरा श्री कृष्ण की सेविका बनकर रहना चाहती है। तीसरा क्या है? मीरा प्रतिदिन प्रातः उठकर श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। और चौथा क्या है? श्री कृष्ण के गले में वैजंती फूलों की माला है। ये उत्तर है। अगला है, देखिए 2 प्रश्न और अलग से आएंगे। एक तो ये काव्यांश के आधार पर 5 प्रश्न है बहुविकल्पीय। दूसरा जो है अन्य अन्य कविताओं से होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न 2 अंक के। तो यहां पर देखिए, कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न हो सकता है कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य है क, जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना, क्षत्रिय ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान, सही ढंग का ज्ञान देना। तो उत्तर है जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना। अगला प्रश्न है जो दूसरे पाठ से, फिर से दूसरी कविता से है, विरासत में मिली वस्तुओं की संभाल क्यों की जाती है? तो क, पूर्वजों की याद दिलाती है, पूर्वजों का आशीर्वाद देती होती है, पूर्वजों के जीवन के बारे में बताती है। उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी कह सकते हैं कि उपर्युक्त सभी यानी तीनों चीजें होती हैं। अगला गद्यांश के ऊपर अब फिर से बहुविकल्पीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 2 जो प्रश्न होंगे 1-1 अंक के, जो बहुविकल्पीय ही होंगे लेकिन किसी अन्य पाठ से होंगे। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहां के तौर तरीकों से नावाकिफ थे, परंतु उनमें उलझकर वे अपनी आदमियत नहीं खो सके। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसके अंतरे का एक पंक्ति, रातें 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, पर संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति की। उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं लेकिन 10 दिशाएं नहीं। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे, और उनका यही यकीन गलत नहीं था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए। शैलेंद्र ने झूठे अभिजाति को कभी नहीं अपनाया। उनके गीत भावप्रवण थे। दुरूह नहीं, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी,
सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे। शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए, यही विशेषता उनकी जिंदगी की भी थी और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया। प्रश्न है श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसके अंतरे की एक पंक्ति, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां पर संगीतकार जयकिशन द्वारा आपत्ति करने के कारणों पर विचार कीजिए। क्या उनका ख्याल था? दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं, 10 दिशाएं नहीं। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। उनके अनुसार कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। उत्तर क्या है? क केवल एक सही है। कौन सा? उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं, 10 दिशाएं नहीं। बाकी उनका तो था ही नहीं, जयकिशन जी का, किसी और का था वो। अगला प्रश्न क्या है? फिल्म इंडस्ट्री के तौर तरीकों में उलझकर शैलेंद्र क्या नहीं खोना चाहते थे? अपनी आदमियत, जिसे कहते हैं इंसानियत नहीं खोना चाहते थे। इसलिए अगला प्रश्न जाते हैं तीसरे पर। निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है? संगीतकार जयकिशन को गीत की एक पंक्ति पर आपत्ति थी। आर, कारण आर, जयकिशन के अनुसार वह पंक्ति गीत से मेल नहीं खाती थी। कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत हैं। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। और कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। उत्तर क्या है? उत्तर है ग, कथन ए सही है किंतु लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कलाकार का कर्तव्य है कि क्या है? क, वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करे। यही उनका कथन था। किनका? शैलेंद्र जी का। कथाना गद्यांश से मेल खाते वाक्यों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्या है? एक कलाकार को उसकी मेहनत के लिए पैसे नहीं मिलते बल्कि उसकी दूरदृष्टि के लिए मिलते हैं। ऐसे कलाकार जो हर चीज में पूर्णता चाहते हैं वो इसे किसी भी चीज में नहीं पाते। कला या तो साहित्यिक चोरी है या फिर क्रांति। सभी कलाकार पहले नौसिखिया थे, यानी एक कलाकार को उसकी मेहनत के लिए पैसे नहीं मिलते बल्कि उसकी दूरदृष्टि के लिए मिलते हैं। ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न 10वां जो है क्या है? जो मैंने कहा था कि ये तो गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न हुए। अब दूसरे प्रश्न, पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ के दोनों प्रसंग प्रेरणा देते हैं। शिष्ट और सभ्य बनने की, आदर्शवादी बनने की, जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की, व्यवहारवादी बनने की। तो क्या उत्तर होगा? कूट क्या है? करेक्ट, केवल 1 सही है। ख, 1 और 2 सही है। केवल 3 सही है। केवल 4 सही है। तो केवल 3 सही है। 3 क्या है? जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की। कई बार जो है शिष्ट और सभ्य बनने की भी प्रेरणा हमें देते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं? ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो आप देखिए पहला और दूसरा ये सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? वजीर अली को पकड़ने के लिए, शेर को पकड़ने के लिए, आज़ादी के जंग के लिए? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किस लिए? वजीर अली को पकड़ने के लिए। और यहाँ तक हमने कुल 40 नंबर के जो प्रश्न आते हैं बहुविकल्पीय खंड क या अ, इनमें से हमने करवा दिया है। अब हम करेंगे वर्णनात्मक प्रश्न करते हैं। अब ये 40 अंक का प्रश्न है पूरा वर्णनात्मक में। क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये लगभग 60 शब्दों में।
कह रहे बड़े भाई साहब को स्वभाव से अध्ययनशील बताने के पीछे लेखक का क्या तात्पर्य है। कह रहे उत्तर है कि इसमें गहरा व्यंग है कि बड़े भाई साहब स्वभाव से अध्ययनशील थे। लेखक का तात्पर्य है कि किताबों में खोए रहना उनकी आदत बन गई थी, चाहे पढ़ें या न पढ़ें, परंतु किताबें उनके हाथ में हमेशा रहती थी। वे पढ़ाई में लगे रहते थे, यहाँ तक कि उनके चेहरों की रौनक भी चली गई थी। कभी वे पढ़ाई न भी करते हों तो खाली समय में हाशियों पर पशु पक्षियों के चित्र बनाया करते थे, अर्थात किताबों कापियों से जुड़े रहना उनका स्वभाव बन गया था। इसलिए लेखक ने उन्हें स्वभाव से अध्ययनशील कहा है। अगला प्रश्न क्या है? शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी? इस पंक्ति का क्या आशय है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 26 जनवरी 1931 के दिन भारतीयों द्वारा मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराने की तैयारियां हो रही थी। सुबह से ही लोग तैयारियों में जुटे थे। यह बात अवश्य है कि दोपहर के समय पुलिसकर्मी कुछ ढीले पड़ गए थे। उनके व्यवहार को देखकर लोगों को लगा कि शायद क्रांतिकारियों को अपने प्रदर्शन में बाधा नहीं आएगी, परंतु अंग्रेजी पुलिस के मन में दया भाव नाम मात्र भी नहीं था। भारतीयों की आशा के विपरीत पुलिस वालों ने निर्दयता से लाठियां चलाई। अनेक लोग घायल हो गए, कईयों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये प्रश्न के उत्तर हैं। और आगे मैं आपको बताऊं कि गांव वालों के ततारा वामीरों के प्रति क्या प्रतिक्रिया थी। उत्तर है, कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता। ततारा वामीरों के प्यार के किस्से भी गांव भर में मशहूर होने लगे। गांव वालों ने की प्रतिक्रिया यह थी कि उन्हें ततारा वामीरों के मिलन पर आपत्ति थी। वे दोनों दो भिन्न भिन्न गांवों के रहने वाले थे। उस समय की परंपरा के अनुसार दो भिन्न गांवों के लोग विवाह बंधन में नहीं बंध सकते थे, इसलिए गांव वाले उनके विरुद्ध हो गए और ततारा को बुरी तरह अपमानित किया था। अगला प्रश्न है कविता से। मनुष्यता में कविता में कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा दी है, इसके क्या लाभ है? स्पष्ट कीजिए। मनुष्यता कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा दी है, क्योंकि इससे आपसी मेल भाव बढ़ता है तथा हमारे सभी काम सफल हो जाते हैं। यदि हम सभी एक होकर चलेंगे तो जीवन मार्ग में आने वाली वह हर विघ्न बाधाओं पर विजय पा लेंगे। जब सबके द्वारा एक साथ प्रयास किया जाता है तो वह सार्थक सिद्ध होता है। सबके हित में हर एक का हित निहित होता है। आपस में एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ने से प्रेम व सहानुभूति के संबंध बनते हैं तथा परस्पर शत्रुता एवं भिन्नता दूर होती है। इससे मनुष्य को बल मिलता है। कवि के अनुसार यदि हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। अगला देखिए क्या प्रश्न है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में वर्णित प्रकृति में दृश्यों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। क्या कह रहा है? प्रकृति प्रेमी कविवर सुमित्रा नंदन पंत ने पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु का मनोहारी चित्रण किया है। वर्षा का जल नीचे एकत्र होता है तो मानो तालाब सा भर उठता है तथा बादलों के ऊपर धुआं उठता प्रतीत होता है। स्थान स्थान पर वेग पूर्ण बहते झरने मनमोहक लगते हैं। वे पर्वत का गुणगान करने जान पड़ते हैं। बादल गरज गरज कर बरसते हैं तथा बार बार बिजली चमकती है। पेड़ों की हरियाली, वर्षा से नहाए पेड़ पौधे स्वच्छ और आकर्षक दिखाई देते हैं। और आगे देखिए, चारों ओर जलमग्न जलमय सृष्टि देखने को मिलती है। अगला प्रश्न क्या है? कर चले हम फिदा कविता में कवि ने किसे काफिले को आगे बढ़ाते रहने का संदेश दिया और क्यों? इस कविता में काफिले शब्द का प्रयोग उन देशवासियों के लिए किया गया है जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान हंसते हंसते दे देते हैं। कवि की अपेक्षा यह है कि ऐसे वीर सपूतों का जन्म बार बार होगा और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों का उत्सर्ग देने वाले सैनिकों को काफिला यूं ही सजता रहे। इसी आशा से कवि ने इस काफिले को आगे बढ़ाते रहने को कहा है। अगला प्रश्न क्या है? अगला संचयन से है। हरिहर काका के जीवन के अनुभवों में से हमें क्या सीख मिलती है? हरिहर पाठ के आधार पर बताइए। कह रहे प्रस्तुत
कहानी में ग्रामीण पारिवारिक जीवन और आस्था के प्रतीक धर्मस्थलों में अपने पांव फैला रही स्वार्थ प्रवृत्ति को प्रस्तुत किया गया है। हरिहर के पास 15 बीघा जमीन है। उसके लिए उनका परिवार और ठाकुरबाड़ी के महंत उनके पीछे पड़ जाते हैं। इन सब सांसारिक चक्रों में फंसकर हरिहर काका को ज्ञात हुआ कि अपने साथ तो कुछ जाएगा नहीं, सब यहीं रह जाना है। अतः उन्होंने सोच लिया कि अपने जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे। अगर जमीन किसी को दी तो उनका जीवन नरक बन जाएगा। अतः इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी बुजुर्ग को सताना नहीं चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? गरीब घरों के लड़कों का स्कूल जाना क्यों कठिन था? सपनों के से दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। गरीब घरों के लड़कों का स्कूल जाना इसलिए कठिन था क्योंकि एक तो निर्धनता ही सबसे बड़ी बाधा थी। शुल्क, गणवेश आदि खरीदने के लिए, गणवेश कहते हैं ड्रेस को, खरीदने के लिए ऐसे परिवार पैसे व्यय नहीं करते थे। दूसरे बच्चों को ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी और न ही परिवार वाले पढ़ाई की अनिवार्यता मानते और समझते थे। बच्चों के थोड़ा बड़ा होने पर उन्हें किसी पारिवारिक व्यवसाय, कहीं हिसाब किताब लिखने आदि में झोंक दिया जाता था, यानी लगा दिया जाता था। अगला प्रश्न है, टोपी पढ़ने में बहुत तेज था, फिर भी वह 2 बार फेल हो गया। उसकी पढ़ाई में क्या बाधाएं आ जाती थी? टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर लिखिए। तो टोपी पढ़ने में बहुत तेज था, फिर भी वह 2 बार फेल हो गया क्योंकि पहले साल उसे पढ़ने ही नहीं दिया गया। वह जब भी पढ़ने बैठता उसकी बड़े भाई मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता था। फिर उसकी माँ राम दुलारी को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती थी जो घर के नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। और रही सही कसर, उसका छोटा भाई भैरव उसकी कॉपियों के पन्नों से हवाई जहाज बनाकर पूरा कर डालता था। तो दूसरे वर्ष परीक्षा के दिनों में उसे टाइफाइड हो गया और वह परीक्षा में नहीं बैठ सका। तो ये जो दीर्घ उत्तर या प्रश्न की मैंने बात की, जो तीनों से, गद्य भाग से, स्पर्श के गद्य भाग से, स्पर्श के पद्य भाग से और संचयन से। अब आगे जो है ये आपको अनुच्छेद लिखने के लिए आएगा। 3 विषय दिए होंगे, सबके जो है संकेत बिंदु भी दिए होंगे और उसी तरह से 2 पत्र होंगे, औपचारिक पत्र होंगे 2, और 2 में से कोई एक करना है। और अगला जो है एक सूचना लेखन है। सूचना लेखन में सबसे संस्था का नाम, फिर सूचना, लेफ्ट साइड में दिनांक, विषय, और उसके बाद नीचे, सबसे नीचे हस्ताक्षर, नाम और पद का नाम। अगला जो है उसके बाद विज्ञापन, 2 सूचना होगा उसमें से एक लिखना है, 2 विज्ञापन होंगे उसमें से एक लिखना है। ये देखिए विज्ञापन इस तरह से आप कर सकते हैं। और उसके बाद एक कहानी, लघु कथा और ईमेल राइटिंग भी है। तो दोनों में से, लघु कथा और ईमेल में से कोई एक लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले एड्रेस, ईमेल जिसको आप भेज रहे हैं, उसके बाद सीसी, फिर बीसी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर आप उसे जैसे पत्र लिखते हैं उसी तरह से उसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भव दिया और ये सब इस तरह से देंगे और यहाँ पर आपका ये खत्म हो गया। आपको मैं बता दूं, यह जो मैंने जो दिया, ये प्रश्न पत्र जो मैंने लिया था आपके लिए, ये प्रश्न पत्र हमने CBSE के साइट से उठाया था और इसे एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया और आपके लिए मुझे लगता है उपयोगी होगा। प्रश्न पत्र ये आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि अगर आपने शुरू से अंत तक आपने वीडियो देखा होगा तो मुझे लगता है आपको बूस्टअप होने में सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। आप अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा हॉल में आप जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप 90% से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। और यही मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और एक अध्यापक होने के नाते मैं आपको आशीर्वाद भी देता हूं कि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, 90% से अधिक अंक प्राप्त करें और कक्षा में प्रथम आए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।